आंदोलन का लक्ष्य महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना यानी आजाद भारत में जहां संविधान लागू है, कानून लागू है, जहां देश की हर एक व्यवस्थाएं आजादी से कार्य करती हैं, उसी आजाद भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध भिक्षु 100 साल से ज्यादा समय हो गया, 100 साल से ज्यादा समय हो गया, वो महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं। मुक्ति का आंदोलन यानी आजाद भारत में जहां कानून का राज है, संविधान लागू है, उसी भारत में बौद्धों की विरासत, बौद्धों की संस्कृति और सभ्यता का एकमात्र महाविहार बोध गया धर्म स्थल वो कब्जे में है। आजाद भारत में बौद्धों का धर्म स्थल कब्जे में है। करोड़ों बौद्धों की अस्मिता का धर्म स्थल कब्जे में है। यानी लुटेरों ने कानून के होते हुए, डकैतों ने संविधान के होते हुए बौद्धों की अस्मिता को लूट रखा है, बौद्धों की विरासत पे कब्जा कर रखा है। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के धर्मस्थल पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब ये बारी आ गई है कि ये अवैध कब्जा जो 100 साल से ज्यादा समय हो गया है, अब उसका अंत करना जरूरी है। अब उसका अंत करना जरूरी है। ये संकल्प लेकर हम लोग इस गर्दनी बाग से जाएंगे और इतिहास लिखेंगे, जो इतिहास 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार के नींव रखकर लिखा था, उसे लिखना होगा। सत्ता परिवर्तन 5 साल का कानूनी समझौता है कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनेगा, उसको दोबारा से चुनाव प्रक्रिया से गुजरना होगा। पर मैं कह रहा हूं, आप अगर महाबोधि महाविहार की जंग जीत गए, इसके लिए आपको 5 साल चुनाव प्रक्रिया से नहीं गुजरना। ये सदा सदा के लिए इतिहास स्थापित हो जाएगा कि आपने सम्राट अशोक के बनाए हुए सपने को आजाद करा लिया है। सत्ता क्या करती है? सत्ता व्यवस्था परिवर्तन करती है, सत्ता संस्कृति को स्थापित करती है, सत्ता सभ्यता को विकसित करती है। अगर सत्ता ये नहीं कर सकती तो उस सत्ता का सस्ता भाव है, वो सस्ते भाव है, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। तो मैं 68 दिन जेल में रहा, 68 दिन। पर जिस तरह से भारत में बौद्ध समाज ने, अंबेडकर समाज ने, बहुजन समाज ने इस आंदोलन को लोगों की जन भावना का आंदोलन बनाया, लोगों की वैचारिक आंदोलन में परिवर्तन किया।
अभी कई बार कहा गया, आंदोलन के हमारे ही साथी, हमारे सम्मानित वक्ताओं ने कहा कि जो आंदोलन बोध गया में चल रहा था वो देखने में कितना अच्छा था। देश से विदेश से लोग आ रहे थे, आंदोलन में शामिल हो रहे थे, बौद्धों की ताकत बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि हम अब जो 134 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई अब हमारे मुकाम तक पहुंचने वाली है और महाबोधि महाविहार मुक्त होने वाला है। बिहार सरकार इस बार ये फैसला लेगी कि आने वाले चुनाव में अगर आपको सत्ता का ख्वाब देखना है तो आपको महाबोधि महाविहार मुक्त करके देखना पड़ेगा। पर सरकार, सत्ताधारी लोग वो सेंधबाजी करते हैं, वो देखते कौन बिकने वाला है और कौन नहीं बिकने वाला है। जो बिकने वाला उसको खरीद लो और जो बिकने वाला नहीं है उसको जेल भेज दो। जो बिकने वाला है उसको खरीद लो और जो नहीं बिकने वाला है उसको जेल भेज दो। वो इस आंदोलन में हुआ है। हमने देखा, आपने देखा, देश ने देखा, पर वो भूल गए। उनकी ये गलतफहमी आज दूर हो गई है जब ये पूरा पंडाल, मैं देख रहा हूं, मैं आ रहा था, मैं देख रहा हूं, आ रहा था। आज इस गर्दनी मैदान में जितने भी पंडाल हैं उन पंडालों से सबसे बड़ी संख्या यहां है, यहां है। और विधायक जी ने कहा भी ये शुरुआत है, ये अब शुरुआत है। इस शुरुआत से भरना गांधी मैदान है, गांधी मैदान भरना हमको। इस देश के कोने कोने से बौद्ध समाज जाग गया। देश विदेशों में बौद्ध समाज आतुर हो गया है कि पहली बार बौद्ध भिक्षु को फर्जी मुकदमे लगाकर, फर्जी मुकदमे, और मुकदमा भी कौन सा, 307 का, 307 हत्या का प्रयास, जिसे ना तो मैं जानता हूं और जिसने लगाया वो भी शायद मुझे ना जानता हूं। दोनों ही नहीं जानते एक दूसरे को और प्रशासन ने 307 लगा ली। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब था कि जो चतुर लोग हमारे आंदोलन की आड़ में समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की भावनाओं को, विचारधारा को कुचलने का काम कर रहे थे, वो लोग प्रशासन और सरकार के साथ बैठकर आंदोलन को खत्म करने की योजना बना रहे थे, योजना बना रहे थे। और आपने देखा, मैं तो एक था, 13 तारीख को पुलिस ने रात के 1:30 बजे मुझे अरेस्ट किया, 1:30 बजे अरेस्ट किया। 14 तारीख कोर्ट में पेश किया और 15 तारीख को आंदोलन खत्म करने की साजिश रची गई। आंदोलन खत्म करने की साजिश रची गई। आप मुझे बताइए, जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था,
जो आंदोलन एक जायज मांग को लेकर चल रहा था, वो 15 तारीख को क्यों खत्म कर दिया गया? और वो लोग कहां चले गए, कहां जाकर सो गए थे जब रात के 12 बजे पुलिस तंबू उखाड़ने का काम कर रही थी, बल्ली उखाड़ने का काम कर रही थी? मुझे जब मैं जेल से आया 21 तारीख को, अगले दिन ही एक उपासिका है बंगाल की, उसने फोन किया कि भंते जी, हम तो आपका जाने के बाद जब आप जेल चले गए तो इस सोच में बैठे थे कि आपको रिहा कैसे कराया जाए। हमें तो ख्याल भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा कि आपके जेल जाने के बाद ये साजिश रची जा रही है। इस साजिश में 3 ग्रुप शामिल थे, 3 ग्रुप। मैं ये तो कह सकता हूं आज, अगर शायद मैं जेल ना जाता तो 2 चीज कभी मुझे सीखने को ना मिलती। जेल जाने के बाद एक तो ये सीखने को मिला कि महाबोधि महाविहार का आंदोलन पिछले 2 बार क्यों असफल हो गया, और तीसरी बार हम जिसको बचा रहे हैं वो भी खतरे में है। पहली बार इसलिए असफल हो गया, ये मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये कोई भेदभाव की बात नहीं, पर ये साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक बात है, ये जन समर्थन की बात है, जनभावना की बात है। पहले आंदोलन को इस आधार पे खत्म करने का प्रयास किया गया क्योंकि आंदोलन को जो लीड करने वाले थे हमारे पूजनीय अनागरिक धम्मपाल, वो मूल श्रीलंका से आते थे, वो मूल श्रीलंका से आते थे। इसलिए यहां का मनुवादी, यहां का षड्यंत्रकारी, वो सामंतवादी झूठा प्रचार करके सफल हो गया कि ये आंदोलन भारत के बौद्धों का नहीं है, ये श्रीलंका से अनागरिक धम्मपाल आए हैं जो ये आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ बहुत बड़ा जनमोर्चा खोल दिया गया, क्योंकि भारत में उस समय बौद्धों की संख्या नामात्र थी, है ही नहीं थी। दूसरा आंदोलन भी उसी की भेंट चढ़ गया, क्योंकि उस आंदोलन को भी लीड करने वाले बौद्ध भिक्षु सुरेश ससाई थे, जिनके खिलाफ मोर्चा ये खोल कर कि वो जापान से आए हैं। इसमें भारत का बौद्ध भिक्षु लीड नहीं कर रहा है। उस आंदोलन को भी असफलता की भेंट चढ़ना पड़ा। ये तीसरा आंदोलन शुरू हुआ, ये आंदोलन तीसरा शुरू हुआ। आपको एक चीज बता दूं मैं, ये आज कड़वी सच्चाई है, ये बिहार के लोग भी जानते हैं, महाराष्ट्र से आए हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं, यूपी के लोग भी जानते हैं, देश के हर एक राज्य का व्यक्ति जानता है। इस देश का सामंतवादी व्यक्ति अगर किसी से घबराता है, किसी के आंदोलन से कांपता है, तो वो अम्बेडकरवादियों के आंदोलन से कांपता है। उसे डर लगता अम्बेडकरवादियों के आंदोलन से। इसलिए जब यहां लामा आया, उन्हें कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब लामा आया, बोला ये लामा कुछ नहीं करेगा, इससे मत घबराओ। वो नहीं घबराए। उसका कारण यही है कि ये अम्बेडकरवादी नहीं है, इसको नहीं पता आंदोलन का आज क्या होता है। आंदोलन की ताकत अम्बेडकर के साथ है, और जब तक अम्बेडकरवादी नहीं आएंगे तब तक वो सामंतवादी की जड़ें हिल नहीं सकती। पर वो ख्वाब उसका टूट गया, वो ख्वाब, वो सपना टूट गया जब उस आंदोलन में भंते करुणाशील राहुल और वीणाचार्य की एंट्री हो गई। वो ख्वाब टूट गया, वो ख्वाब टूट गया। उनकी रची रचाई रचनाएं अब धराशायी होने लगी। जब धराशायी होने लगी
क्योंकि आपने देखा जब पहली बार आंदोलन उठाया गया था महाबोधि महाविहार के सामने से, उस दिन भी एसडीएम, इंस्पेक्टर, डीएसपी आए, लामा से बात करी और लामा से कहा हम रात को आएंगे, आपको नहीं आना, बस रात को आएंगे, आपको नहीं आना। और मुझे लामा जी ने क्या कहा कि भंते जी आप दिल्ली जाइए। मैंने तो एक प्रपोजल दिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा और वहां कॉन्फ्रेंस करके हम दिल्ली से बड़ी संख्या के साथ बोध में आएंगे। तो लामा ने मुझसे कहा भंते जी कॉन्फ्रेंस कीजिए जल्दी जल्दी, संख्या बढ़ानी है। ये 10-12 बहुत भिक्षु बैठे हैं, वो 10-12 भिक्षु भी नहीं, उनको चीवर देकर बैठाया गया, 100-200 रुपए देकर बिठाया गया। यानी आंदोलन नहीं चल रहा था, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। मैं चला गया उसी रात, फिर पुलिस ने रात को आके आंदोलन उठा दिया, उसी रात उठा दिया गया और आकाश लामा नहीं गया। भंते प्रज्ञाशील नहीं पहुंचे वहां पर, आंदोलन खत्म हो गया। वहां रात को 1:30-2 बजे में फोन आया कि भंते जी पुलिस आई और सबको ये कहकर कि आप सबकी तबीयत खराब है, हमें हॉस्पिटल में ले जाकर डिटेन कर दिया। ये खबर फैली, हम पहुंचे थे बनारस तक, हमने गाड़ी रोकी, हम तुरंत वापिस हुए। आप देखिए उतनी समस्या उस दिन हमारे ऊपर भी गुजरी। रात को हमारी गाड़ी का टायर फट गया, गाड़ी रोकी, रात को टायर कैसे चेंज करें। सुबह तक इंतजार किया, जल्दी जल्दी टायर चेंज किया। उसमें भंते जी का फोन आ गया मुझे कि कहाँ हो। मैं बोला भंते जी मैं तो निकल गया था, बस वापिस आ रहा हूं। आप पहुंच चुके थे बोध गया, और वहां पहुंचे, हमने फिर जाकर उस आंदोलन को शुरू किया। फिर बड़ी संख्या में बैठे, लोगों से अपील करी। अब असली और नकली लोगों के बीच में आंदोलन शुरू हुआ। नकली लोग भी बैठ गए और 2 मुहान पर आंदोलन फिर से चालू कर दिया गया और संख्या बढ़ने लगी। भंते जी ने मोर्चा संभाल लिया, व्यवस्था को मजबूत करने लगे, टेंट बल्ली गाड़ने लगे, झंडा फहराने लगे। इतनी व्यवस्था मजबूत हो गई, देखते देखते वहां हजारों की संख्या में रोज लोग आने लगे, हजारों की में, और देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे, देश भर में। अब नकली लोगों को ये आंदोलन की शक्ति, ये आंदोलन की ताकत हजम नहीं हो रही थी। षड्यंत्र रचा जाए, कुछ तो किया जाए। इसका ये सबूत है, सरकार ने मेरे पे फर्जी मुकदमे करे। हो सकता है कि सरकार के लोग महंत की मलाई खाते होंगे, महंत का पैसा खाते होंगे, महंत उनको पैसे देता होगा। पर मुझे ये बताओ, लामा कंपनी ने मेरे पे मुकदमे किए, भंते जी पे मुकदमे किए, उनकी हमसे कौन सी जाति दुश्मनी थी? ये बात हजम नहीं हुई मेरी। सरकार के मुकदमे पता चलता है, पर हमारे साथ बैठकर जो आंदोलन में शामिल थे वो मुकदमे करते हैं। ये बात ना तो हमें हजम हुई होगी, ना देश के लोगों को हजम हुई होगी कि क्यों क्या वो मुकदमे इन्होंने, क्या कोई हमारी दुश्मनी थी उनसे? जब कोई बात हमारे बीच में नहीं, तुमने क्यों किए? क्योंकि वो समय आ चुका था, सारी पोल खुलने वाली थी। अब बचाए तो कैसे बचाए? आपने देखा कि किस तरह से बिना सूचना के, बिना जानकारी के, इस हवाले पर कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है,
भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और हमने पूरे देश में ये बोल बोलकर पूरे देश के पौधों को, अंबेडकर वादियों को इकट्ठा करने का काम किया। महाराष्ट्र में सभा लगाई, छत्तीसगढ़ में लगाई, मध्य प्रदेश में लगाई, उत्तर प्रदेश में लगाई और उस समय एक नारा गूंज गया था, 12 तारीख 12 लाख लोग बोध गया की धरती पर आएंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। पूरा देश का बौद्ध समाज सपने देखने लगा था कि भारत के इतिहास की तारीख में यह लिखा जाएगा कि भारत में इस्लाम पंथ के लोग लाखों की संख्या में एक साथ इकट्ठा हुए, हिंदू समाज के लोग एक साथ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया की धरती से यह इतिहास लिखा जाएगा कि पहली बार भारत में बौद्धों की एक साथ संख्या 12 लाख बोध गया में इकट्ठा हुई। पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, आंदोलन शक्ति और एकता के साथ चलता है। उनको लगा कि यह आंदोलन तो बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध का हवाला लेकर बिना किसी जानकारी, बिना किसी सलाह मशवरे के आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। ये पूरा जग जाहिर है, पूरा जग जाहिर है। आप सोचिए, वहां हम शामिल, हमें पता चला मीडिया में, हमने देखा, मैंने भंते जी को टेलीफोन किया, भंते जी ऐसा हो गया, मुझसे भी रहा जा रहा। भंते जी ने अपने पास बुलाया, इधर आओ, एक साथ बैठे। भंते जी मुझसे कहा कि रुको, थोड़ा धैर्य रखो। मैंने कहा भंते जी नहीं रुकना, नहीं रुकना, पुलिस आज ही रात को हटा देगी इसको। लिखकर चिट्ठी दे दी गई है, इंस्पेक्टर ने दिखाया कि ये प्रस्ताव हो चुका है, सिग्नेचर कर दिए गए, नाम लिख दिया गया। अभी चलेंगे, अभी चलेंगे हम लोग। पुलिस की वही 4-5 गाड़ियां उपस्थित पहुंच गए। हमने कहा ये इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं, आंदोलन स्थगित नहीं होगा, आंदोलन किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जाएगा। और पुलिस के सामने कहा कि पुलिस अपनी ये मंशा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये गलतफहमी दूर कर ले। आप जो चाहे मुकदमे लगाए, जैसे चाहे जुल्म करे, ये जो टेंट है, ये जो लोगों की भावनाओं का जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, ये ऐसे ही खत्म हो नहीं जाएगा। पुलिस घबरा गई, पुलिस को लगा कि ये मुश्किल घड़ी। अब वीडियो पूरे देश ने देखा, सुना, आंदोलन चलता रहा। यानी हमने उनकी उस मंशा पे पानी फेर दिया। आंदोलन के टेंट को, धरना के टेंट को उखड़ने, आपने देखा, उखड़ने तो नहीं दिया, उन्होंने स्थगित कर दिया, हमने पकड़ लिया, आंदोलन नहीं खत्म होगा। अब हमें समझ में आ गया अगले दिन उन्होंने क्या कहा। हमने अगर गुंडागर्दी भी की तो पुलिस के साथ, कि ये आंदोलन का टेंट नहीं उखड़ेगा। आप बताइए, हम आंदोलन को बचा रहे हैं, हम धरना को बचा रहे हैं, और लामा बंदे प्रज्ञाशील और लोगों को लेकर 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को 3 दिन उनकी जुबान से मेरा चरित्र के ऊपर उंगली उठाना, मुझे गुंडा, आतंकवादी, जाना क्या का नाम देकर मीडिया में लगातार 3 दिन बोलते रहे, 3 दिन बोलते रहे। 3 दिन बोलना आप समझ रहे हो। वहां बीटी एक्ट रद्द करो, गायब। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, गायब। बौद्धों की अस्मिता को बचाओ, गायब। बस किसी भी तरह से भंते विनाचार्य, भंते करुणाशील राहुल को इस आंदोलन के
जो मजबूत स्तंभ थे उनको कैसे गिराए, उनको लोगों की नजरों में कैसे गिराए, वो झूठा प्रचार 3 दिन लगातार करते रहे। आप सोचिए हमारे अंदर की जज्बातों को, हिम्मत को। हम ये सब सुनकर भी इसलिए शांत थे कि पुलिस तैयारी कर चुकी है, किन दोनों गुटों में अब जब झगड़ा होगा, आंदोलन खत्म होगा। हमने सोचा झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। 12 मई आएगी, पूरे देश का बहुत समाज आएगा, निर्णय कर लेगा, फैसला हो जाएगा। हम अपने दिल पे पत्थर रख के 2 दिन अलग बैठे रहे और वो 2 दिन यही प्रोपेगेंडा चलाते रहे। 12 मई आई। 12 मई को हमने वादा किया था कि हम महाबोधि महाविहार के सामने जाकर वंदना करेंगे, यात्रा लेकर चलेंगे। पुलिस ने तो नोटिस भेज दिया, हमारे व्हाट्सएप पे लिखकर नोटिस भेज दिया, अगर आप महाबोधि महाविहार के सामने जाते मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। हमने कहा हमने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। और आपने देखा, आप सभी पत्रकार बंधुओं ने देखा कि हम महाबोधि महाविहार पहुंचकर हमने वंदना करी और वहां से फिर हम अपने धरना स्थल पहुंचे। उस समय सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु साथ थे, हजारों की संख्या में उपासक साथ चल रहे थे, धरना स्थल पहुंचे। और किस तरह का उन लोगों ने सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं का अपमान किया। ये सारी दास्तान मैंने, ये सबने देख ली। अब उनको और खतरा बढ़ने लगा कि अब पूरा देश जान गया, पूरा बौद्ध समाज जान गया, अब क्या होगा। तो मैं जानू जो 3 ग्रुप का नाम ले रहा हूं, एक ग्रुप था बीटीएमसी। बीटीएमसी ग्रुप में कौन, मैं आज खुला चैलेंज से नाम दे रहा हूं, जो जेल में जाके पता चला मुझे। बीटीएमसी ग्रुप में पहला नाम था अरविंद सिंह। ये साजिश में शामिल कौन था? अरविंद सिंह। बीटीएमसी ग्रुप का दूसरा सदस्य था किरण लामा, जो आकाश लामा का रिश्तेदार है। ये बौद्धों को नहीं पता है, ये हम लोगों को नहीं पता कि आकाश लामा का रिश्तेदार किरण लामा इस साजिश में शामिल है। और बीटीएमसी का तीसरा सदस्य था वहां की सचिव महाश्वेता। ये 3 लोग बीटीएमसी से। और दूसरा ग्रुप था प्रशासन का, जिसमें भी 3 ही लोग थे। पहला एसटीएम, दूसरा डीएसपी और तीसरा इंस्पेक्टर। दूसरे ग्रुप में 3 लोग। और इधर इस ग्रुप में भी 3 ही लोग, इधर भी 3 ही लोग। तीनों जहां 3 हो जाएंगे वहां खेल बखेड़ा। 3 लोगों का ये जो आंकड़ा है काम बिगाड़ा हो जाता है। इधर भी 3 लोग थे। पहला आकाश लामा और मिसेज लामा, आंदोलन में पति पत्नी आकाश लामा, मिसेज लामा और प्रज्ञाशील बनते जी। 3 लोगों के बीच की साजिश की। अब मुझे बताओ, मैं अकेला जेल चला गया, आप तो जेल नहीं गए, आकाश लामा बाहर थे, प्रज्ञाशील बाहर थे। और जब आप लोग आंदोलन चला रहे थे तो आपकी उपस्थिति में आंदोलन खत्म क्यों हो गया? कहां चला गया आंदोलन? जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो जानते हो डीएसपी क्या कहता है? भंते जी, आपको पहले चेतावनी दी गई थी कि आप ऐसे भाषण मत दीजिए, आप पंडितों के खिलाफ मत बोलिए। आपने नहीं सुनी। पर आज एक बार और मौका देते हैं आपको। उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई कि ये आंदोलन 2 दिन के बाद खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हो कि इस आंदोलन में आप प्रशासन की भेंट ना चढ़े,
जेल ना जाए। ये रात के उस दिन 3 बजे बात हो रही है और ये बोध गया में मुझे नहीं रखा गया, मुझे ले गए सिविल लाइन गया में, वहां लेकर चले गए। 2 घंटा मुझसे लगातार पूछताछ की गई, 2 घंटे रात को 3 बजे पूछताछ की गई। कहां से आए हो, क्या मकसद है, आप ही क्यों, आपको पैसे की फंडिंग कहां से हो रही है, दुनिया भर के सवाल। और आखिर में मैंने ये कहा, अगर मैं बाहर हूं तो आंदोलन में हूं, अगर मैं बाहर हूं तो आंदोलन में हूं, आंदोलन के बाहर नहीं जा सकता। अगर जेल भेजना है तो आंदोलन में से मैं ही नहीं रहूंगा। तो ये मत समझ लेना कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। आप केवल इतना कर सकते हो, धरना खत्म कर सकते हो, आंदोलन खत्म नहीं कर सकते। आप धरना खत्म कर सकते हो केवल, आंदोलन खत्म नहीं कर सकते। तो डीएसपी हंसने लगा, बोला कि मानोगे नहीं, मगर बिल्कुल नहीं। मुकदमे लिखी, जेल भेज दिया। मैं भी छोड़ा जा सकता था अगर मैं उनकी शर्त मान लेता। जेल में जाके खबर मिली कि 15 तारीख को 10:30 बजे, यह रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं, बिल्कुल रिकॉर्डेड, 10:30 बजे सुनीत पाल, आकाश लामा, भंते प्रज्ञाशील, एक आदमी और उनके साथ 4 लोग 10:30 बजे डीएम कार्यालय पहुंच गए 15 तारीख को, और पूरा का पूरा आंदोलन खत्म करने का चिट्ठी प्रस्ताव पे साइन करके आ गए। 15 तारीख की रात को 12 बजे पुलिस अपने उसी प्रस्ताव को लेकर धरना उखाड़ने का काम शुरू करने लगी। जिस उपासिका का नाम मैं ले रहा हूं, उसने भंते प्रज्ञाशील को टेलीफोन किया रात के 12 बजे, आकाश लामा को टेलीफोन किया, दोनों लोगों ने फोन नहीं उठाया। 12 बजे टेलीफोन नहीं उठाया। वो महिला घबरा रही, रो रही थी। हमारे बीच में एक साथी बैठे, उन्होंने कहा कि भंते जी केवल मुझे भी फोन किया, मैंने उनकी बात सुनी। वो महिला रोते रोते, इनको अपनी बात बताई होगी, पर टेलीफोन भंते प्रज्ञाशील आकाश लामा ने नहीं उठाया। उस रात धरना अस्थिर खत्म हो गया। पर मैंने जो प्रशासन से कहा था, धरना खत्म कर सकते हो पर आंदोलन खत्म नहीं कर सकते, आज हमने ये भी दिखा दिया। धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। वो अपनी ताकत के साथ और 10 गुना ताकत के साथ अब देश भर में जन आंदोलन बन के बिहार सरकार के सामने अपनी ताकत दिखाएगा और बिहार सरकार से बेटी एक्ट रद्द कराएगा। तो मैं आपसे बस यही गुजारिश कर रहा हूं, मेरी साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आंदोलन के साथ जो गद्दारी की गई है, इस गद्दारी को समाज माफ नहीं करेगा। भंते जी संघर्ष माफ नहीं करेगा। संघर्ष करो और हम देश भर में घूम घूम कर इस आंदोलन को मजबूत आंदोलन बनाएंगे, पूरा भिक्खु संघ बनाएगा। और जो 5 जून को दिल्ली में 3 दिन की मीटिंग में जो फैसला लिया गया, मैं आज अपने पूरे इस 2 दिन के बाद आने के बाद जो पूरा का पूरा मैंने देश में विचार किया, मंथन किया कि 5 और 6, 7 जून को दिल्ली में जो बैठक हुई, उस बैठक में भंते जी की अध्यक्षता में जो निर्णय लिया गया कि ये आंदोलन अब व्यक्तिगत आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन अब किसी विशेष संगठन का आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन वैसे ही रहेगा जब तथागत बुद्ध ने कहा था कि धम्म का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई पदाधिकारी नहीं होगा, धम्म ही इस धम्म का नेतृत्व करेगा। तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो बुद्धिस्ट समन्वय संघ है, बुद्धिस्ट समन्वय संघ, ये बुद्धिस्टों का संघ है, ये बौद्ध भिक्षुओं का संघ है, ये देश के बौद्धों का, अम्बेडकरवादियों का संघ है, जो पीटी एक्ट रद्द कराने के आंदोलन को पूरे देश में खड़ा करेगा। ये खड़ा होकर आंदोलन
बौद्धों की जो ताकत है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा लेकर सोच रहे अपने मन ही मन कि अगर मेरे भारत का ये शोषित पीड़ित समाज बौद्ध हो गया, महाबोधि महाविहार और दूसरी तरफ राम मंदिर केवल भारत के हिंदुओं का है, भारत के केवल हिंदुओं का है, पर महाबोधि महाविहार 56 देश के बौद्धों का है, 56 देश के बौद्धों का। आप सोचिए, जिस दिन हम ये बौद्ध समाज महाबोधि महाविहार में चला जाएगा, आप सोचिए, आप दुनिया के 56 देशों में 56 देशों के साथ दोस्ती का हाथ मिला रहे होंगे, 56 देशों के साथ। उस समय कहेगा भारत हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हम हैं। अब तो ये ख्वाब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा, तो ये ख्वाब पूरा करना है। आज ये संकल्प लेना है, आज ये संकल्प लेना होगा कि आज से हम आने वाली 12 फरवरी तक जब 1 साल होना होगा, तब हम ये खुशी मनाएंगे कि हमने महाबोधि महाविहार को इस साल के आंदोलन में जीत लिया है। मैं बस ये बात कहकर आपसे विदा लेता हूं और आपसे बस ये विनती करता हूं कि हम इस आंदोलन को किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर ना झुकने देंगे, ना बिकने देंगे, भले इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी क्यों ना हो।